This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit 2 Role Model. Unit 2.4 Writing. Unit number 2 Role Model. Unit 2.4 It's all about writing skills. इस यूनिट में हम सीखेंगे कि नैरेटिव ऐसे किस तरह लिखा जाता है और समरी राइटिंग कैसे की जाती है. So narrative essay and summary writing has to be explained and comprehend in this unit. Unit number 2.4 Writing Narrative Essays. A narrative essay is focused on telling a story. नैरेटिव का मतलब होता है बयान करना, बयानिया मजमून, यानी इस तरह के मजमून में क्या किया जाता है, एक कहानी को बताया जाता है. समझ ले कि तकरीबन स्टोरी राइटिंग जो है वही नैरेटिव ऐसे है. इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट. इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कोई ख़ास वाक़या हुआ, उसकी सारी तफसीलात या उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाती हैं इसमें. When writing a narrative essay include details about, जब भी एक नैरेटिव ऐसे लिखना हो, क्योंकि पहले हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की प्रैक्टिस की है यूनिट 1 में, तो यूनिट 2 में आपको नैरेटिव ऐसे से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं. तो ये पॉइंट्स जो है वो नोट करने चाहिए, जैसे कि when and where the event or incident took place. जो भी कोई वाक़या, ख़ास वाक़या या किस्सा जो हम बयान कर रहे हैं वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये ज़रूर बताना होता है उसमें. फिर what happened include significant details. फिर एक्चुअली उस वाक़ये में, उस इवेंट में क्या हुआ, उसकी तफसीलात क्या थी और अहम तफसीलात उसमें शामिल हों. what is its significance at the personal, societal and country level. सोसाइटल लेवल और कंट्री लेवल पर्सनल, यानी कि ज़ाती तौर पे और मुआशरती तौर पे और फिर कौमी सतह पर इसका क्या असर हुआ या इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, हो सकते हैं, या इसकी क्या अहमियत है इस वाक़ये की ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं में. जैसे उस पहलू को हम पर्सनली लें, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे लें, या मुआशरती तौर पे लें, या फिर इज्तिमाई तौर पर यानी कि कौमी सतह पे लिया जाए, तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं में क्या असरात मुरतब होते हैं या इसकी क्या अहमियत है. इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें नैरेटिव ऐसे को कंपोज करना चाहिए. योर नैरेटिव एसेज शुड लीव द रीडर्स विद समथिंग टू थिंक अबाउट. हमारा जो नैरेटिव यानी बयानिया मजमून होता है उसका अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि उसको पढ़ने वाला ज़रूर कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए, कोई चीज़ उसको इम्प्रेस करे या उसके जहन को, उसकी सोच को मुतासिर करे, या उसको फील हो कि वाकई कुछ एक अच्छी चीज़ या कुछ डिफरेंट चीज़ पढ़ी है, या आज हमने जो भी स्टडी किया है ये अच्छा है. तो नैरेटिव ऐसे की प्रॉपर्टीज ये होती हैं. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. एक्सरसाइज 1, हम नैरेटिव ऐसे की बात कर रहे थे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1 है. यहाँ 2 brothers, तनवीर एंड जुनैद वर ट्विन ब्रदर्स. दोनों जुड़ा भाई थे, तनवीर और जुनैद. They both looked exactly like. They both looked exactly alike. दोनों तकरीबन एक ही तरह दिखते थे. But in personality, they were quite different in nature. लेकिन उनकी जो फितरत थी यानी आदत थी वो दोनों की कदरें मुख्तलिफ थी, दोनों की एक दूसरे से, यानी देखने में वो सेम थे लेकिन उनकी आदतें मुख्तलिफ थी. जुनैद always thought carefully before doing anything. जुनैद की आदत थी कि जब भी उसने कुछ करना होता तो वो पहले अच्छी तरह से सोच लेता. while तनवीर did things without thinking. जबकि तनवीर जो भी काम करता वो बगैर सोचे समझे बस कर लेता. ये उनकी आदत में एक बड़ा फ़र्क था.
Their father thought of a plan to make Tanveer realize that he should think before doing things. उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने एक सोचा, एक मंसूबा बनाया, तरकीब सोची कि इसके थ्रू किस तरह से तनवीर को महसूस कराया जाए कि कोई भी काम करने से पहले सोचना ज़रूरी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि ये तो एक स्टोरी ही है। स्टोरी के बारे में, किसी खास वाक्य के बारे में आपको बताया जा रहा है या बताया जाने वाला है। तो इसी तरह के, इसी टाइप के एसेस को हम, या इसी तरह की राइटिंग को हम कहते हैं कि ये नैरेटिव ऐसे है। ठीक है, तो नैरेटिव ऐसे कंपोज करते हुए डिफरेंट चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कुछ पहले भी आपको बताई गई कि आपने एक स्टोरी को चूज़ करना है या किसी टॉपिक को या किसी थीम को चूज़ करना है। ठीक है, कि हमने क्या समझाना है या हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। मीन्स कि इसका पर्पस ये होता है कोई ना कोई एक थीम या एक टॉपिक या की पॉइंट आपने देना है रीडर्स को। तो इसके लिए आप अच्छी सी आउटलाइन भी प्रिपेयर करें और एक प्लॉट भी बनाइए। प्लॉट का मतलब ये होता है स्टोरी, मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज करके पूरे इवेंट्स को आपने रीडर्स को पेश करना है, इसको मैनेज करना है। लेकिन इसके लिए आप आउटलाइंस बनाओगे पहले, फिर उनको वेल मैनेज करोगे और इसका प्लॉट यानी इसकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग वे में आप इसके स्टेप्स कंपोज करो। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा कि आपकी स्टोरी एक ऑर्डर में भी रहेगी जब आप आउटलाइन बना लोगे कि पहले हमने स्टार्ट में ये बताना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये बताना है। उसी तरह से आपके इन्हीं मेन आउटलाइंस के थ्रू आपके पैराग्राफ भी मैनेज होते जाएंगे। फिर उसमें कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को बताइए कि उसमें कौन था, उनको डिस्क्राइब करेंगे। वो किरदार, उसमें 1 2 3 जो भी आप मेंशन करना चाह रहे हो, उन किरदार की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ खसूसियात के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन करें। और फिर इस तरह से उसको फील कराएं, मतलब जो आपकी राइटिंग हो कि हमें लगे कि हम कुछ देख रहे हैं रीडर से। हमसे मुराद है कि हम लोग जैसे स्टोरी लिखी हो तो हम, यानी उसको कोई भी पढ़ने वाला रीडर को लगे कि हाँ कुछ इसमें सस्पेंस है या कुछ सीन है, कुछ चल रहा है, कोई स्टोरी है। और फिर इसमें आमतौर पे थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है ज़्यादा। थर्ड पर्सन का मतलब ये है कि जैसे ही, शी, इट वगैरह वो यूज़ होंगे यहाँ पर जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो पर्सन्स को। इसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखें, मेक श्योर दैट योर थीम इज़ क्लियरली इलस्ट्रेटेड इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदाज में, कहानी की सूरत में पूरा ऐसे मैनेज किया गया है। पूरी आपकी स्कीम जो है वो स्टोरी बता रही है। इन नैरेटिव एसेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप द रीडर्स इंटरेस्ट और अटेंशन। तो इस तरह के मजमून में रीडर की यानी पढ़ने वाले की तवज्जो और उसकी दिलचस्पी कायम रहनी चाहिए। इसलिए आप सारे इवेंट्स से जो भी आप इसमें स्टेप्स या पैराग्राफ बनाओ तो वो बहुत दिलचस्प होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि हम पढ़ते हुए अपनी दिलचस्पी को बरकरार रख सकें। यानी जब इंटरेस्ट होगा डेवलप स्टेप बाय स्टेप कि आगे क्या हो रहा है, अच्छा ये है, आगे हम सोचें, तो एक बड़ी क्वालिटी है और ये ज़रूर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट कायम रहे रीडर का। योर नैरेटिव एसेस शुड लीव द रीडर्स विद समथिंग टू थिंक अबाउट। ये भी ज़रूर कि आपने एक हिडन मैसेज या कोई आइडिया ज़रूर कन्वे करना है, या हम सोचें कि हाँ ये बात बताने के लिए या ये मैसेज देने के लिए ये समझाया है, अगले ने ये लिखा है, ये पूरी स्टोरी में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना आपने। अब जैसे देखिए कि ये स्टोरी स्टार्ट हुई, ठीक है, और आप समझ गए कि इसमें कोई ना कोई अखलाकियात से रिलेटेड या कोई नसीहत है, कोई एडवाइस है, लेकिन उसको बड़े दिलचस्प अंदाज में स्टार्ट किया गया कि कहानी की सूरत में आपको बताया जाएगा और आपको ये सिखाया भी जाएगा कि काम करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले सोचा जाता है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ इसका कर लिया, रीड कर लिया है। अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ आ जाइए। वन डे ही कॉल्ड द टू ब्रदर्स। एक दिन फादर ने यानी बाप ने दोनों भाइयों को बुलाया। वन डे ही कॉल्ड द टू ब्रदर्स। एक दिन बाप ने दोनों भाइयों को बुलाया एंड टोल्ड देम दैट ही हैड सेव्ड इनफ मनी टू बाय वन ऑफ देम अ बाइसिकल।
उसके पास कुछ रकम है जो उसने सेव की है, बचत करके कुछ रकम इकट्ठी की है, जिससे वो उनमें से किसी एक को साइकिल लेकर देगा. Since he had money only for one bicycle, he had decided to set up a competition. उसने कहा कि चूंकि मेरे पास एक ही साइकिल के लिए पैसे हैं, इसलिए मैं एक कंपटीशन यानी एक मुकाबला रख देता हूँ. जो मुकाबला जीत जाएगा उसको वो साइकिल मिल जाएगी. The one who would win the competition would get the bicycle. जो कंपटीशन विन करेगा, जो जीतेगा, उसी को साइकिल मिलेगी. The competition was that both of them should set out right after the morning prayer and walk a distance. कंपटीशन क्या था? ये था कि दोनों को रवाना होना है सफ़र पे सुबह की नमाज के बाद ही, यानी फजर के बाद ही वो लोग रवाना हो जाएं और फिर सफ़र तय करें. एज मच एज ईच वन कुड, जितना भी वो तय कर सकते हैं, और जितना उनमें से कुछ ज़्यादा ट्रैवल करेगा वो जाहिर है कि वो विनर होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. एंड रिटर्न बाय सनसेट, और फिर मगरिब तक यानी सूरज गरूब होने तक वापस आ जाए. द वन हु वुड मैनेज टू कंप्लीट द टास्क वुड गेट द प्राइज. दोनों में से जो भी टास्क कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएगा उसी को इनाम मिलेगा. Both the twins really and readily agreed. दोनों खुशी से राजी हो गए, दोनों भाई. एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में है. 2 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट थर्ड वन. नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स सेट ऑफ. अगली सुबह फजर के बाद दोनों भाई रवाना हो गए. एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक तनवीर स्प्रिंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस. तनवीर ने फ़ौरन से तेज़ भागना शुरू कर दिया और चला गया इस तरह से कि वो अपने भाई से ज़्यादा फासला तय कर ले एंड विन द प्राइज, और इनाम जीत ले. बट जुनैद हेल्ड बैक एंड थॉट अबाउट व्हाट ही शुड डू बिफोर सेटिंग ऑफ. लेकिन जुनैद ने अपनी आदत के मुताबिक वो वापस आया और उसने पहले सोचा कुछ कि उसे रवाना होने से पहले कुछ करना चाहिए या क्या. इसके ऊपर गौर फिक्र करने के लिए वो कुछ देर के लिए रुक गया. तनवीर रैन फार अहेड. तनवीर भागते हुए काफ़ी दूर निकल गया. टू द एंड ऑफ द टाउन एंड फर्दर, के कस्बे के आखिर तक भी वो गया, फिर उससे आगे भी चला गया. बिकॉज ही वॉन्टेड द प्राइज, क्योंकि उसको इनाम चाहिए था. जुनैद ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जुनैद ने क्या किया? वॉकड अंटिल मिड डे एंड रिटर्न अराउंड टू रिटर्न होम. फिर दोपहर तक यानी आधे दिन तक वो चलता रहा और फिर वो वापस घर की तरफ उसने टर्न ले लिया. When तनवीर felt that he had run far enough, जब तनवीर को ये महसूस हुआ कि वो बहुत दूर तक आ चुका है, and जुनैद would never be able to catch up with him, और जुनैद कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकेगा, यहाँ तक इतनी दूर नहीं आ सकेगा. He turned around to return home. उसने टर्न ले लिया घर वापस आने के लिए. Unfortunately, because he had been running so fast, बदकिस्मती से ये हुआ कि क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था मॉर्निंग में सारा दिन, तो अब क्या हुआ कि वो तेज़ी से भागा जा रहा था. तनवीर वॉज वेरी टायर्ड. अब वो बहुत ज़्यादा थक गया वापसी पे. सो द रिटर्न वॉज वेरी स्लोअर. अब वापसी पे उसका जो सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरा था, क्योंकि अब वो बहुत थक चुका था. When he finally returned home, जब वो घर पहुंच गया फाइनली, लॉन्ग आफ्टर सनसेट, मगरिब के काफ़ी देर के बाद, यानी सनसेट तक ही वापस आना था. ये भी कंपटीशन में एक शिक थी, ये भी एक शर्त थी, कंडीशन थी. तो सूरज गरूब होने के काफ़ी देर के बाद वो पहुंचा घर पे. He found that जुनैद was already home. उसने देखा कि जुनैद तो पहले ही घर में मौजूद था. तनवीर डिमांडेड हिज प्राइज फॉर रनिंग वेरी फार. तनवीर ने मुतालबा किया कि मुझे इनाम दिया जाए, क्योंकि वो बहुत दूर तक गया था. बट हिज फादर पॉइंटेड आउट दैट ही हैड नॉट रिटर्न्ड विद इन द टाइम ही वॉज सपोज टू बी बैक. उसके बाप ने उसको बताया कि इनाम उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टाइम पे वापस नहीं आया, उस वक्त पे वापस नहीं आया जबकि वापस आना था, मतलब सनसेट तक.
तो वो लेट हो गया था वापसी के लिए। Therefore इसलिए the prize would be given to Junaid because he had completed the task according to instructions। इसलिए इनाम जो है वो जुनैद को दिया जाएगा क्योंकि उसने हिदायत के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए टास्क को कंप्लीट किया है। नैरेटिव ऐसे यानी स्टोरी टू ब्रदर्स हम पढ़ चुके हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन की तरह है कि आपने पढ़ा, ऊपर स्टोरी को समझा, इसके बाद आप इसको फिर से रीड करें और फिर इनके आंसर्स खुद से कंपोज करने की कोशिश करें। जैसे कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज दिया जाता है, फिर उसको अच्छे से गो थ्रू करने के बाद नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उनके शॉर्ट से आंसर हम कंपोज करते हैं। सेम लाइक ये टास्क है। क्वेश्चन ए क्या है कि वाई वॉज द ट्विंस फादर वरीड? दोनों भाइयों का फादर यानी वालिद क्यों परेशान था, किस वजह से? इस वजह से क्योंकि जुनैद ऑलवेज थॉट केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग व्हाइल तनवीर डिड नॉट डू दिस, ही डिड थिंग्स विदाउट थिंकिंग। बस इतना सा आंसर आप फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें से आप फाइंड आउट करो और इसको कंपोज करो। यहाँ पे मेंशन है कि तनवीर वो कोई भी काम बगैर सोचे कर लिया करता था, जबकि जुनैद सोच समझ के कोई भी काम करता, कोई भी काम करने से पहले, स्टेप लेने से पहले ज़रूर उसके बारे में सोचता कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। तो इस आदत की वजह से बाप उसके लिए परेशान था। क्वेश्चन बी क्या है, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? यानी उनके बाप ने, उनके फादर ने फिर क्या फैसला किया? देयर फादर थॉट ऑफ अ प्लान टू मेक तनवीर रियलाइज दैट ही शुड थिंक बिफोर डूइंग थिंग्स। उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि ही डिसाइडेड टू सेट अप अ कंपटीशन फॉर द बोथ ब्रदर्स। उसने एक कंपटीशन डिज़ाइन किया और ये प्लान बनाया कि जिसकी वजह से तनवीर को भी कुछ सेंस आए, उसकी सेंस डेवलप हो, कि वो ये सीखे कि कोई भी काम करने से पहले उजलत नहीं करते बल्कि सोचना चाहिए। सोच समझ के एक पॉलिसी बनाई जाती है, एक प्लान किया जाता है कि कौन सी प्लानिंग के थ्रू हम ये काम कामयाबी के साथ टैकल कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ये उसको उसने सिखाना था। तो आप टेक्स्ट में से ही इसका आंसर एक्सट्रैक्ट करके निकाल के कंपोज कर सकते हो। राइट। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी इज दैट हु वॉन द कंपटीशन? Why did he win? कंपटीशन किसने विन किया था? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये कंपटीशन जुनैद ने विन किया था। जुनैद won the competition। क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग की थी। Because he had planned well before setting off। रवाना होने से पहले उसने अच्छे से सोचा, कोई प्लान किया कि ज़ाहिर है उसने यही सोचा होगा कि मुझे टाइम पे वापस कैसे आना है, वक्त पे वापस आना है। तो इसीलिए उसने आधे रास्ते से ही वापसी का टर्न ले लिया था। और तनवीर ने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी दूर बस चलता जाऊंगा चाहे जितना भी मर्जी टाइम हो जाए, मुझे वापस भी तो आना है और टाइम पे आना है, ये उसने सोचा नहीं। इस वजह से वो अपनी प्लानिंग करने की आदत की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से वो जीत गया। क्वेश्चन डी क्या है, हु लॉस्ट द कंपटीशन? कंपटीशन कौन हारा था? ऑब्वियसली तनवीर। वाई डिड ही लॉस? क्यों हारा था? क्योंकि वो अब उसकी जो बहुत बेहंगम सी आदत कि एकदम कोई भी काम करने के लिए स्टार्ट कर देना विदाउट प्लानिंग और बगैर किसी सोच के। क्वेश्चन ई, व्हाट लेसन डू यू थिंक तनवीर लर्नड? आपके ख्याल में तनवीर को क्या सीखना चाहिए इससे? जाहिर है कि एक मॉरल मैसेज होता है, यही मैसेज है, यही हिडन मैसेज लेसन होता है जो कन्वे करना चाहता है राइटर अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने बयान के थ्रू। तो हमने जो हम सोचते हैं, ज़ाहिर हमारे लिए भी इसमें एडवाइस है हम स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हम समझ रहे हैं वही तनवीर को समझना चाहिए कि किसी भी काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हर काम करने से पहले सोचना चाहिए। लुक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू स्पीक। यूनिट नंबर 2.4 एक्सरसाइज 2। अभी हमने सारी स्टोरी पढ़ी है टू ब्रदर्स की। इमेजिन दैट यू आर तनवीर टीचर। सपोज कि आप तनवीर के टीचर हो
तो आप फिर उसके इस बिहेवियर पे क्या सोचेंगे, आपके रिएक्शन क्या हो सकते हैं। यू वॉन्टेड हिम टू विन, आप चाहते थे कि वो जीते, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वट डू यू थिंक ही शुड डू और नॉट टू डू, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए थी या क्या नहीं करना चाहिए था। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने एक नैरेटिव ऐसे रखना है, और इसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द कंपटीशन, वो जो दोनों भाइयों के लिए कंपटीशन रखा था फादर ने, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजाहत करनी है आपने इसमें। स्टेट व्हाट ही डिड एंड व्हाई, ये भी बताइए अपने नैरेटिव ऐसे में कि तनवीर ने ऐसा क्यों किया, क्या किया और क्यों किया, वाई क्यों किया। डिस्क्राइब व्हाट हिज ब्रदर डिड, ये भी बताएं फिर कि उसके भाई ने यानी जुनैद ने क्या किया, किस तरह से किया। एक्सप्लेन हु वॉन द कंपटीशन एंड वाई, फिर उसके बाद ये बताएं कि मुकाबला किसने जीता, उन दोनों की पर्सनालिटीज़ में क्या डिफरेंस था, इसको भी आपने मेंशन करना है। कंपटीशन किसने विन किया और एंड वाई और क्यों। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट तनवीर मेड, उन गलतियों की पहचान कराइए, उन गलतियों को मेंशन करें आप अपने ऐसे में जो तनवीर ने की। एक्सप्रेस योर टारगेट, एक्सप्रेस योर रिग्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड लाइक हिम टू चेंज, अपने टारगेट को यानी कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो अपने ऐसे के थ्रू, उसको ज़रूर एक्सपोज करें, यानी उसका इजहार करें कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो रीडर्स को। फिर अपना रिग्रेट बताइए, यानी अफसोस कि आपको अफसोस हुआ कि आप तनवीर क्यों नहीं जीता, उसको जीतना चाहिए। और फिर आप तनवीर को क्या अपनी तरफ से मैसेज दोगे कि आप ऐसे कर लेते तो ऐसे नहीं होता। मतलब ये है कि स्टोरी और सब कुछ आपके सामने है, आपने इसी को रीअरेंज करके अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इस एंगल से लिखना है। एंगल्स इसके चेंज हो गए, ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आपने नैरेटिव ऐसे कंपोज करना है, और इसके थ्रू आप राइटिंग स्किल्स सीखोगे, अपनी राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। यूनिट नंबर 2.4, एक्सरसाइज नंबर 3। Working groups of three, think of one story related to you or someone you know quite well. या अपने बारे में या किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसको आप अच्छे से जानते हो, उससे एक स्टोरी रिलेट करें, एक कहानी बनाइए और शेयर योर स्टोरीज विद ईच अदर। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरी शेयर करें। Select one of the stories for writing a narrative account, then follow the steps given below to write a narrative essay. नैरेटिव ऐसे स्टाइल में, बयानिया अंदाज में आपने अपनी स्टोरी को कंपोज करना है, और इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। लाइक ब्रेनस्टॉर्म, सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर द एसे बेस्ड ऑन द स्टोरी सेलेक्टेड। पहले अपने माइंड में आइडियाज़ कलेक्ट करें, सोचें, ठीक है। फिर उसके लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करें कि उसका उन्वान क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस कर रही है। डिसाइड व्हाई यू वांट टू टेल द स्टोरी, आप ये स्टोरी क्यों बताना चाह रहे हो, रीज़न कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या कुछ कैरेक्टर की ट्रेड्स जो होती हैं, खूबियाँ, उनको बताना है, या कोई एडवाइस करना चाह रहे हो, आपका कोई मैसेज है जिसको आपने कन्वे करना है। व्हाट इज़ द रीज़न। सेलेक्ट द पॉइंट्स और आइडियाज़ दैट यू वांट टू इंक्लूड। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, बी क्लियर अबाउट द ऑर्डर in which you want to tell the story and how would you like to conclude it. सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें स्टेप बाय स्टेप। आउटलाइन बनाने से बहुत इजी रहता है कि पहले स्टेप पे आपने क्या बताना है, फिर सेकंड स्टेप पे आप क्या बताओगे, ये आउटलाइन इसकी बनाते जाएं, और आउटलाइन को देखते हुए उसी स्टेप से आप बाद में अपना ऐसे कंपोज करें, यानी नैरेटिव ऐसे। तो ये इस पर्पस जो है इस टास्क का ये है कि आप खुद से क्रिएटिव राइटिंग सीखो, ये ऐसे, क्योंकि नैरेटिव ऐसे आपने पढ़ा है, इसको डिस्कस किया है, आप इस अंदाज में ऐसे लिखने की या स्टोरी लिखने की आप खुद से कोशिश करो। इसमें मज़ीद नैरेटिव ऐसे लिखते हुए आप मज़ीद इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हो या इनको जहन में रखते हुए कंपोज कर सकते हो अपनी राइटिंग। राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गिविंग द बैकग्राउंड एंड पर्पस। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है।
और इसमें बैकग्राउंड या मकसद कि आप क्यों ये लिख रहे हो वो ज़रूर यहाँ पे एक्सप्रेस होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए। नरेट द इंसिडेंट, फिर उस वाक़ये को बयान करें, वो किस्सा बयान करें जो आप कहना चाह रहे हो। रिलेट द इंसिडेंट टू द पर्पस, फिर वो उस वाक़ये को अपने मकसद के साथ जोड़ें, ठीक है, कि इस वाक़ये को बयान क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि आपने इसके थ्रू ये मैसेज या ये पैगाम देना है। राइट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूजन आप इसका अच्छा कंपोज करो जिसमें मैसेज कन्वे हो आपका। एडिट योर वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, correctness of grammar and punctuation, and appropriate introductory and concluding paragraphs. अब सारा कंपोज करने के बाद आप एडिट ज़रूर करें, क्योंकि यूनिट 1 में भी यूनिट 2 में भी एडिशन के हवाले से एक्सरसाइजेज आपको दी गई, प्रैक्टिस हुई, इसलिए अपने काम को एडिट करना ये आप अपनी हैबिट बना लें। आप सारी एरर्स और मिस्टेक्स को रीचेक करें और अपने काम को अप्रोप्रिएट करें। और स्पेशल फोकस होना चाहिए किस पे, इंट्रोडक्शन आपका कैसा है और कंक्लूजन कैसा है, एंड किस तरह किया आपने, और ये दोनों पैराग्राफ को आपने स्पेशल फोकस के साथ चेक करना है। और बाकी ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स, एरर्स वगैरह उनको आप फिक्स कर लें। और पूरी एडिशन के बाद यानी एडिट वर्क के बाद आप कंप्लीटली इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो। यूनिट नंबर 2.4 नेक्स्ट टॉपिक इसमें है समरी राइटिंग, कि समरी कैसे लिखी जाती है, प्रिसाइज किस तरह किया जाता है किसी चीज़ को। A summary gives brief information about a topic. किसी भी टॉपिक के बारे में जो मालूमात होती है उसको प्रिसाइज वे में, जामिया अंदाज में एक समरी बयान करती है, जिसको खुलासा कहते हैं उर्दू में ना, खुलासा, ठीक है। Here are some basic rules to follow when writing a summary of a given passage. कुछ ये बुनियादी उसूल है जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी आप खुलासा किसी पैराग्राफ का या किसी लेसन का या किसी कहानी का खुलासा लिख रहे हो तो। डूज एंड डोंट्स। डूज मीन्स आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू नोटिस व्हाइल राइटिंग और कंपोजिंग अ समरी। इंक्लूड ऑल द मेन आइडियाज, पूरे टेक्स्ट में से या पूरे पैराग्राफ के जो खास आइडियाज़ है ना, खास मेन टॉपिक्स, उनको बेशक आप अंडरलाइन कर लें और उनको आप ज़रूर इंक्लूड करें समरी लिखते हुए। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको आप स्किप कर दें। सिलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द पैराग्राफ्स, वही अंडरलाइन करने के बाद, सिलेक्शन के बाद इनको आप कंपोज करें। लिमिट योर समरी बाय नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, एक लिमिट रखें समरी की, क्योंकि ये एटलीस्ट 4-3-2 यानी कि 1/3 बेस पे होनी चाहिए, कि एक पूरी स्टोरी या एक लेसन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो खुलासा है वो 1/3 होगा, तीसरा हिस्सा, या उससे कम, उससे भी कम। इसलिए अपने खुलासे की लिमिट, हद ज़रूर महदूद करें कि यहाँ इतना ही होना चाहिए, पेज का इतना हिस्सा या इतने वर्ड्स, इससे एक्सीड ना करें और इसमें सारी मालूमात आ जाएं, जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें बयान हो जाए, डिस्क्राइब हो जाए। यूज सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, लिंक सेक्शंस, पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट मेकिंग वर्ड्स। बहुत ज़्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करो आप, सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करो, लिंकिंग वर्ड यूज़ करो। अब डोंट्स, व्हाट यू हैव टू नॉट टू डू। डोंट्स, डू नॉट reproduce sentences from the original text. एक बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है, और ज़रूर, ठीक है, कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी नहीं करना मीन्स कि जो सेंटेंस ऊपर स्टोरी में या पैराग्राफ में है सेम टू सेम आप वही लिख दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3-4 लाइन्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको मिला के आप एक लाइन बनाओगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक लाइन या 1-2 सेंटेंस तो एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। इसलिए आपने अपने वर्ड्स में क्रिएटिव स्टाइल में समरी लिखनी है तो आप सेम सेंटेंसेस कॉपी नहीं करो अपनी समरी में। डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट और आइडिया, जो एक मरतबा आप बात बता चुके हो दोबारा उसको नहीं कहो, रिपीट नहीं करो।
डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, अपनी तरफ से बात कोई शामिल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि समरी मीन्स कि आप समराइज किस चीज को कर रहे हो, जो टेक्स्ट ऊपर दिया गया है या जो आपको दिया जाए या जिसके बारे में आप बोल रहे हो या जिसके इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, तो इसको समराइज करें। तो इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, कोई ऐसे नहीं लिख रहे, कोई कंपोज नहीं कुछ कर रहे, आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके बता रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो। तो जो उसमें लिखा हुआ है आपने वही इसमें लिखना है, वही बयान करना है। डू नॉट क्रिटिसाइज, ये लिटरेचर भी नहीं होता, ठीक है, हम आर्टिस्ट भी नहीं कर रहे होते, इसलिए यहाँ पर आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं तो इसको ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं, आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट, ये वाली चीज़ें नहीं। जो टेक्स्ट में है सिर्फ उसको शॉर्टली आपने डिस्क्राइब करना है और क्रिटिसाइज किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं करना। डू नॉट चेंज एनीथिंग गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो, लाइक मंडे की बात हो रही है और अगर 24 अक्टूबर की बात है, 6 आवर्स की बात है, कुछ भी है, आपने उसको 24 को 20th नहीं करना, मंडे को फ्राइडे नहीं करना, मीन्स के जो एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर या इंफॉर्मेशन उस टेक्स्ट में है वही आपने समरी में लिखनी है। डू नॉट गिव ऑन ओपिनियन, समरी में अपना ओपिनियन भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ये एसेज नहीं लिख रहे, क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, अपनी कोई क्रिएशन नहीं दे रहे। इसमें जो गिवन टास्क या गिवन टेक्स्ट होता है कोई भी, जैसे कोई चैप्टर आपने शाह अब्दुल लतीफ भटाई का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ उस टेक्स्ट में है, जो चैप्टर में है, जो इस बुक में आपने रीड किया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मालूमात को, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आप अपनी समरी में डिस्क्राइब, खुलासे में डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि खुलासे में वही लिखते हैं जो मुसन्निफ ने, राइटर ने उस लेसन में बयान किया होता है। सो आई थिंक कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए समरी लिखने की प्रैक्टिस किया करें। यूनिट नंबर 2.4 राइटिंग एक्सरसाइज नंबर 4। Work in pairs. Read the following passage and underline the main ideas or words in each paragraph. Do not include any details. The first paragraph has been done as an example. ये नीचे मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड पैराग्राफ दिया गया है, आपने इस टेक्स्ट को गौर से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी समरी लिखनी है, यानी खुलासा लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके लिए फर्स्ट पैराग्राफ की समरी लास्ट में मौजूद है बुक में, ठीक है, इस चैप्टर के, इस यूनिट के लास्ट पे, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपने पहले टेक्स्ट को पढ़ना है, पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है। और स्टूडेंट ये बात जहन में रखिए कि ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं है कि पेपर में अगर आएगा कि मोहनजोदाड़ो चैप्टर है, आपने यूनिट नंबर 2.4 पढ़ा, अब उसकी समरी लिखें, नो, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह से आएगा कि कोई भी टेक्स्ट, सपोज ये हो या कोई और हो, या किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, ये टेक्स्ट है या ये स्टोरी है, आप इसको गौर से पढ़ें और पूरे को समराइज कर दें, यानी जो पेपर में जो टेक्स्ट दिया जाएगा आप उसको पढ़ेंगे और फिर उसकी समरी लिखेंगे, खुलासा, उसको समराइज करेंगे कि जो भी गिवन टेक्स्ट होता है उसको किस तरह से, किस टेक्निक से देखते हुए, उसको समझते हुए हम उसकी समरी लिखते हैं। जस्ट इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मोहनजोदाड़ो और द माउंट ऑफ द डेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। मोहनजोदाड़ो क्या है, यानी जिसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं, वो दुनिया के कदीम तरीन तहजीब में से, शहरों में से है। few people live there today but 4500 years ago, बहुत कम लोग वहां रहते थे, लेकिन तकरीबन ये 4500 साल पहले की बात है। It was a large busy city, एक बड़ा शहर था और मसरूफ जिंदगी थी इसकी। It is in the province of Sindh, ये सूबा सिंध में वाक़या है। At a distance of 27 kilometers from लाड़काना, लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पे। On the right bank of the Indus River, दरिया सिंध के किनारे पे, राइट साइड में।
It was one of the early urban settlements in the world. ये दुनिया में जब तरक्की होती गई पहले, तो उसमें से जो पहले के जो शहरी तमद्दुन और तहजीब वजूद में आए, उन्हीं में से है एक. The city was built around 2600 BC, मतलब before Christ. It was one of the largest city settlements of the Indus Valley civilization of South Asia. साउथ एशिया की तहजीब में से जैसे दरिया सिंध है और सिंध की वादी, उनमें से एक लार्जेस्ट सिटी के तौर पे ये जानी जाती थी. दिस इंडस वैली civilization developed around 3000 BC from the prehistoric Indus culture. As its height, the Indus civilization spanned much of what is now Pakistan and North India. अब आपने टेक्स्ट को बस समझते जाना है, इसको कॉम्प्रिहेंड करते जाना है. Nobody knew anything about Mohenjo-daro until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where the city was discovered. 1922 1922 से पहले किसी को भी मोहनजोदाड़ो के बारे में पता नहीं था. फिर उनको कुछ चीज़ें मिली, जैसे कुछ बर्तन पुराने और ईंटियाँ वगैरह, और वहाँ से फिर शहर दरियाफ्त हो गया. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work was to look after historical remains. Sir John Marshall एक तारीखदान समझ लें, उनको तारीखदान थे, जो कि पुरानी चीज़ों को, आसार कदीमा को देखते, उनके ऊपर रिसर्च करते, उनकी तहकीक करते थे. ठीक है, तो ये चीज़ें यानी ये पॉट्स और ब्रिक्स वगैरह उन तक ले पहुंचाई गई. व्हेन ही लुक्ड एट देम, जब उन्होंने उनको देखा, he at once knew that they were pieces of very old pots. Then he decided that the area should be dug up, as there might be remains of a civilization or any kind of valley. फिर उन्होंने कहा कि इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह को खोदना चाहिए, उसकी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई डिस्कवरी होगी. एक्सरसाइज 4 कंटिन्यूटी में है. So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. तो बंदों ने खुदाई शुरू कर दी. जैसे जैसे वो खोदते गए, उनमें से कुछ चीज़ें निकलती गई, एक एक करके कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती गई, और फिर तकरीबन एक शहर निकल आया खुदाई करने के बाद. बहुत बेहतर एक तरीके से बिल्ड हुआ हुआ, तामीर हुआ हुआ शहर. When the people saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, they were very surprised and excited. जब लोगों ने ऐसा सब देखा कि रेत और मिट्टी में से क्या निकल आया, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए और बहुत हैरान भी हुए. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by. हर घर जो था इस तरह से तामीर था कि वो उसमें बड़ी बड़ी ईंटें इस्तेमाल हुई थी कंस्ट्रक्शन में, तामीर में उसकी, और उसके साथ वाशरूम भी था और सर्वेंट क्वार्टर भी था साथ ही. कवर्ड ड्रेन्स ran beside the streets. सारी स्ट्रीट्स वगैरह में ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर था. इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. सारी सड़कें वगैरह किसकी, स्ट्रीट्स उसकी गलियां किससे बनी हुई थी, ईंटों से बनी हुई थी. देयर वॉज अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच हैड शॉप्स ऑन बोथ साइड्स. तो सेंटर में उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि दरमियान में एक मेन रोड जा रहा था, और मेन रोड के दोनों तरफ शॉप्स भी बनी हुई थी, दुकानें थी. दिस रोड कंटिन्यूड ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन. तो ये सारी चीज़ें देख के लोग जब डिगिंग कर रहे थे, जब उनके सामने अपीयर हुई, तो वो बहुत हैरान हुए. Then what happened? The people of this city must have been great traders, with the river Indus so near and the sea within easy reach. फिर इस शहर के लोग बहुत बड़े ताजर भी होंगे, यानी वो बिजनेस कर रहे होंगे, कोई तिजारत कर रहे होंगे, क्योंकि
वहाँ दरियाए सिंध भी करीब था, और जो समंदर के करीब जगह होती हैं या जो इलाके होते हैं उनको बिजनेस के हिसाब से बड़े बेनिफिट्स होते हैं, कारोबार के हिसाब से बड़ी सहूलतें होती हैं उनको ज़्यादा. द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल सिंस wheat, rice and cotton grew there. तो ज़मीन वहाँ की ज़रख़ीज़ होगी, क्योंकि उसको स्टडी करने से, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से ये सारी सपोज्ड फैक्ट्स का पता चला, इन फैक्ट्स का पता चला, और भी कुछ चीज़ों को सपोज किया गया कि वहाँ पे फसलें भी उगाई जाती होंगी, जैसे वीट, गंदम, चावल, कपास वगैरह. द फार्मर्स आल्सो केप्ट कैटल, किसानों के पास मवेशी भी थे, मवेशी भी रखते थे वो. दे वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु मेड थिंग्स फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी. इसके अलावा हुनरमंद कारीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, जो दस्तकार, जो अपने हाथ से चीज़ें बनाते थे, जैसे सिल्वर यानी सोने और चांदी से, और हाथीदान, आइवरी हाथीदान को बोलते हैं, उससे हाथ से चीज़ें बनाने वाले माहिर लोग भी उनमें मौजूद थे. क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विथ. मट्टी की गुड़िया वगैरह और कार्ड्स वगैरह भी बनाए गए थे ताकि बच्चे और उनसे खेलें और एंजॉय करें. फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. काफ़ी देर तक ये लोग रहे होंगे या रहे सतह हस्ती पे, और खुशहाल जिंदगी वो गुजारते थे. They were quite rich and traveled from place to place on business or for pleasure. वो कारोबारी बुनियाद पर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, यानी तिजारत की गर्ज से. Their city was well planned and clean. उनका शहर बहुत साफ सुथरा था और अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया गया था. The rain water did not remain on the streets. इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई थी कि बारिश का पानी गलियों में या सड़कों पे खड़ा नहीं रहता था. We do not know what happened to them. हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. वो किस तरह तबाह हुए या किसी ज़लज़ले से तबाह हुए, इस चीज़ का किसी को भी मालूम नहीं. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. Unit number 2.4, exercise 5. Work in pairs. Use the underlined keywords and write a summary of the above passage. Look at the do's and don'ts given in the boxes above. अब आपने इस पैसेज को समराइज करना है, इसका खुलासा मैनेज करना है, कंपोज करना है, और कौन से पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है जो आपने पहले पढ़े हैं, आपने स्टडी की हैं, आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. जो बॉक्सेस डूज एंड डोंट्स, उन बॉक्सेस में आपको बताया गया है कि आपको समरी लिखते हुए किन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करनी चाहिए. यू मे बिगिन लाइक दिस. जैसे देखिए स्टार्ट में, स्टार्टिंग पैराग्राफ में कितनी सारी लाइन्स हैं ऊपर, बड़ा एक पैराग्राफ है फर्स्ट, उसी जगह पे देखिए ये छोटा सा पैराग्राफ में थोड़ी सी लाइन्स, थोड़े कंटेंट में उस सारे को प्रिसाइज किया गया है. तो समरी का मतलब यही होता है कि अपनी वर्डिंग में जो पूरी मालूमात है उसको शॉर्टली बताना. इससे क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और रीडिंग टेक्स्ट कंप्रीहेंशन भी बहुत इम्प्रूव होती है. मोहनजोदाड़ो इन सिंध was one of the largest cities of the Indus Valley civilization. This civilization developed around 3000 BC in areas that today from Pakistan and North India. Mohenjo-daro, one of the oldest cities in the world, was built around 2600 BC. अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर बताए गए हैं, इन सब चीज़ों को मुख्तसर बता रहा है, शॉर्टली बता रहा है, मेन चीज़ें इसमें सारी आ गई. तो हर पैराग्राफ को आप स्टेप बाय स्टेप में ले सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है.
जितनी भी लेंथ है उसका तकरीबन 1/3 कर लें, 1/3 पोर्शन, यानी कम प्रिसाइज साइज में और प्रिसाइज मैनर में उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। तो इस तरह से समरी लिखने की प्रैक्टिस करें और इसको एज अ मॉडल आप कंसीडर करें इस पैराग्राफ को। After you have written the summary, exchange your work with another peer. Each other's work and give feedback stating what is good and what needs to be changed. Means के वही काम करने के बाद आप अपने काम को ऑडिट करें, एडिट करें और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें। थैंक यू। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।